हेलो दोस्तों, मैं प्रशांत आप सभी का अपने YouTube चैनल इक्विटी कम्युनिटी में स्वागत करता हूं। तो जैसा आप सब लोगों को पता ही होगा कि 23 जुलाई को बजट आने जा रहा और हर एक साल 1 को बजट प्रेजेंट किया जाता है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की तरफ से। और हम लोग एज अ नॉर्मल पीपल बजट को सिर्फ एज अ पॉलिटिकल इवेंट के रूप में देखते हैं, यानी वहां पे क्या सस्ता हो रहा है क्या महंगा हो रहा है इसी चीज पे फोकस रहता है। इसके अलावा कुछ टैक्स में बेनिफिट मिला है या फिर नहीं मिला है, इसके अलावा बजट से हम और कुछ उम्मीद नहीं करते हैं। लेकिन यहीं पे आप एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिस कर देते हैं। बजट में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके आप शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म हो थोड़ा बहुत आप अर्निंग कर सकते हैं सिर्फ बजट के बेसिस पे। कैसे? क्योंकि बजट में होता क्या है, बेसिकली बजट में सेक्टर वाइज फंड का एलोकेशन होता है। गवर्नमेंट यहां पे डिसाइड करती है कि कौन से सेक्टर को कितना फंड देना, और जिस सेक्टर को पैसा मिलता है उस सेक्टर के कंपनी में ऑब्वियसली बात है ग्रोथ देखने को मिलेगा, और उसी ग्रोथ के बेसिस पे उन सेक्टर के कंपनीज में हम इन्वेस्टमेंट करके चाहे शॉर्ट टर्म हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए अर्निंग कर सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक और चीज यहां पे मैं आपको क्लियर कर देना चाहूंगा कि यहां पे हमारा कोई भी रिकमेंडेशंस नहीं है। किसी भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करने से पहले या फिर पैसा लगाने से पहले डू यू ऑन रिसर्च, खुद का रिसर्च करना है, तभी जाके कुछ भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेने हैं। वहीं एकदम लास्ट बजट की ही बात करें तो बजट का फाइन प्रिंट है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रिलीज करा जाता है और आप इसको वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हैं। और ये जो बजट आया था ये आया था आपका 1 का। ये इंटरिम बजट था लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि पता था कि करंट गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू करने जा रहा है। तो अब यहां पे देखिए सबसे ज्यादा एलोकेशन हुआ था डिफेंस सेक्टर को 6.2 लाख करोड़ करीब। और 1 के बाद आप उठा के देख लीजिए डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स ने जबरदस्त कमाई करके दिया है। इसके अलावा रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे सेक्टर को 2.78 लाख करोड़ का बजट में एलोकेशन मिला था, और जो भी स्टॉक्स या कंपनी इससे डायरेक्टली रिलेटेड है वो भी जबरदस्त कमाई करके दिया, जबरदस्त रिटर्न दिया है। उसके बाद रेलवे सेक्टर को मिला था 2.55 लाख करोड़। तो रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स की बात करें तो इसमें भी हमें भरपूर तेजी देखने को मिला था और ये भी काफी ज्यादा रिटर्न दिया अगर आप 1 की बात कर ले तो। ऐसे ही जिस भी सेक्टर को एलोकेशन मिलता है उस सेक्टर के स्टॉक्स में तेजी देखने को मिलता है। बस यहां पे हमें क्वालिटी स्टॉक्स फाइंड करने की जरूरत होती है जिसका फाइनेंशियल्स बेहतर हो, मैनेजमेंट टीम बेहतर हो। तो थोड़ा सा आपको यहां पे रिसर्च करना होगा और उसके बाद मार्केट आपको एक बेहतर रिवॉर्ड दे सकता है। अब बजट में गवर्नमेंट आपको कुछ दे या ना दे, लेकिन मार्केट आपको जरूर रिवॉर्ड दे सकता है अगर आप सही तरीके से काम करोगे तो। और इस वीडियो के जरिए मैं आपके रिसर्च को और आसान बना दूंगा ताकि आप आसानी से अपने लिए बेहतर क्वालिटी स्टॉक्स फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम सबसे पहले डिफेंस सेक्टर की बात करें, क्योंकि इस बजट में भी डिफेंस सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस होगा, लेकिन उससे पहले आपको पता ही और मैंने बता ही दिया कि 23 जुलाई को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण की तरफ से बजट प्रेजेंट करा जाएगा। और बजट में एक और चीज पे जो ध्यान दिया जाता है वो है आपका फिजिकल डेफिसिट, जिसपे सबका ध्यान रहता है और मार्केट भी इस चीज को काफी क्लोजली ऑब्जर्व करता है और उसके बेसिस पे रिएक्शन भी देता है। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली जो कि वर्ल्ड का काफी रिप्यूटेड रेटिंग एजेंसी है, उसने कहा है कि इंडिया का जो फिजिकल डेफिसिट है वो 5.1% ऑफ जीडीपी रहने वाला है, और गवर्नमेंट का अनुमान जो है वो इसी के आसपास, यानी फिजिकल डेफिसिट इन लाइन है और इसको हम एज अ पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। अब जिन लोगों को फिजिकल डेफिसिट समझ में नहीं आ रहा, मैं हूं ना, मैं यहां पे आपको समझाता हूं। तो सिंपल शब्दों में समझिए तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, यानी फिजिकल डेफिसिट 5.1% है। दैट मीन्स टू कि गवर्नमेंट का इनकम है अगर 100 रुपया तो गवर्नमेंट यहां पे 105.1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करे, यानी ये जो 5.1 रुपया एक्स्ट्रा खर्च करे यही आपका आ जाता है फिजिकल डेफिसिट, और इसी को हम लोग बोलते हैं आसान शब्दों में आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। उसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट का ये पहला बजट होने जा रहा, और मोदी गवर्नमेंट की बात करें तो एज ए चीफ मिनिस्टर हो या फिर प्राइम मिनिस्टर हो कभी भी वो कोलिशन गवर्नमेंट को रूल नहीं किए हैं। तो ये जो बजट होगा इसमें जो दो स्टेट है
बिहार और आंध्रा की तरफ से ज़बरदस्त डिमांड रखा जा रहा है, तो उसको भी ध्यान में रख के हमें अपने लिए स्ट्रैटेजी बनाना होगा और कुछ कंपनीज को, लोकलाइज कंपनी को भी बेनिफिट मिल सकता है, तो उसके ऊपर भी हमारा फोकस रहेगा। लेकिन सबसे पहले जो सबसे मेजर एलोकेशन होगा वो होगा आपका इस बजट में भी डिफेंस सेक्टर के ऊपर। तो डिफेंस स्टॉक्स के ऊपर आपको नजर बना के रखना है, और यहां पे हमने डिफेंस स्टॉक्स का लिस्ट आपको दिया है किस हिसाब से, ऑर्डर बुक के हिसाब से। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर है आपका HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जिसमें 94,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। उसके बाद आपका भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसका ऑर्डर बुक है 76,000 करोड़ का। उसके बाद आपका मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जिसका ऑर्डर बुक है 38,561 करोड़ का। ऐसे ही गार्डन विच शिप बिल्डर्स की बात करें तो 22,000 करोड़ का ऑर्डर बुक है। कोचिन शिपयार्ड 21,500 का है, और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड 19,500 करोड़ का है। तो ऐसे ही आप लिस्ट देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स के पास कितना ज्यादा ऑर्डर बुक है, और इसमें से जो भी स्टॉक्स आपको सही लगता है बेस्ड ऑन योर रिसर्च, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए। ये बेहतर रिटर्न दे सकता है, और लास्ट बजट के बाद भी ये सारे स्टॉक्स ने बेहतर रिटर्न दिया था। तो यहाँ पे हमने इमेज का इस्तेमाल किया, हो सकता है आपको क्लैरिटी के साथ ये ना दिख रहा हो, तो हमें कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको ये इमेज मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक शेयर कर दूंगा। उस लिंक पे जाके आप इमेज को देख सकते हैं जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस करा है। इसके बाद जो फोकस और गवर्नमेंट का रहने वाला है वो 3 सेक्टर पे स्पेशल फोकस रहने वाला है। रूरल सेक्टर, क्योंकि रूरल सेक्टर में मोदी का जो वोट बैंक है वो थोड़ा सा कमजोर हुआ है, तो अपने वोट बैंक को रीगेन करने की कोशिश करेगा, और रूरल सेक्टर पे दिल खोल के खर्च करा जाएगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पे पहले भी खर्च होता था और अभी भी खर्च होगा, तो इसलिए इस सेक्टर को भी इग्नोर नहीं किया जा सकता है। तीसरा थीम है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो है आंध्र प्रदेश थीम। क्योंकि अगर हम कोalition गवर्नमेंट की बात करें तो TDP है, जो चंद्रबाबू नायडू की पार्टी है, वो एक क्रूशियल और मेजर रोल प्ले करता है, और इनका डिमांड रहा है कि आंध्र प्रदेश को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया जाए, लेकिन वो तो नहीं मिलेगा, लेकिन एक स्पेशल पैकेज जरूर मिल सकता है। और मोदी गवर्नमेंट में क्रूशियल रोल प्ले करने के कारण से इतना तो मोदी गवर्नमेंट कर ही सकता है। उससे क्या हो सकता है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड जो भी कंपनीज है या फिर वहां पे लोकलाइज जो भी कंपनीज है उसको बेनिफिट मिल सकता है। और आंध्र प्रदेश बेस्ड बहुत सारे कंपनीज मार्केट में लिस्टेड हैं अलग अलग फील्ड के, तो इन सारे कंपनीज पे भी फोकस रखना होगा। और सिर्फ सेंट्रल के फंड से नहीं, आंध्र प्रदेश का जो अपना स्टेट वाला बजट होगा उससे भी उन सारे कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है, तो इसलिए इसको भी हमें इग्नोर नहीं करना होगा। और इस 3 थीम से रिलेटेड कुछ कंपनीज है जो यहां पे मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में कुछ और डिटेल्स में बता देना चाहूंगा ये कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अभी अगर हम 2024 की बात करें तो 130 गीगावाट का कैपेसिटी है इंडिया का रिन्यूएबल एनर्जी का, और 2026 तक ये कैपेसिटी को बढ़ा के 180 गीगावाट किया जाएगा, और इसमें 3 लाख करोड़ का खर्च लगेगा। तो ये 3 लाख करोड़ का जो खर्च किया जाएगा, तो इस फील्ड से रिलेटेड जो भी कंपनीज होंगे उनको बेनिफिट मिलने जा रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में मैं आपको एक और पॉइंट क्लियर करना चाहूंगा। तो यहां पे 3 सेगमेंट आता है। सबसे पहला आता है आपका हाइड्रो, दूसरा आता है आपका विंड, और तीसरा आता है आपका सोलर। आपको पता है कि हाइड्रो से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए डैम क्रिएट करना होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है लैंड एक्विजिशन को लेके, फिर पूरा स्ट्रक्चर खड़ा करो, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी होता है। दूसरा विंड में अगर हम बात करें तो ये हर एक जगह नहीं लगाया जा सकता, इसमें भी लिमिटेशंस है और इसमें भी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन सोलर की अगर हम बात करें तो इसको आसानी से कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, और इन दोनों के मुकाबले ये काफ़ी आसान है, कम स्पेस भी लगता है, कम कॉस्ट भी लगता है। इसलिए अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी में बात करें कितना % कहां से आता है, तो उसमें मेजॉरिटी आपका सोलर एनर्जी से ही फोकस करा जाएगा। तो सोलर एनर्जी से रिलेटेड जो भी कंपनीज है, चाहे वो सोलर प्लेट बनाती हो या फिर सोलर से रिलेटेड बैटरीज बनाती हो या फिर इसके इंस्टॉलेशन का काम करती हो या फिर इसके मेंटेनेंस का काम करती हो, उन सारे कंपनीज पे आप फोकस कर सकते हैं, वहां से आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो चलिए अब जो हमने 3 थीम के ऊपर डिस्कस किया था उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले रूरल थीम की बात करें तो फिर से मैं बता देना चाहूंगा कुछ स्टॉक्स का नाम है, लेकिन ये सारे कोई भी स्टॉक्स रिकमेंडेशंस नहीं है, एज ए रेफरेंस के रूप में लिया है।
और अगर आप इन सारे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खुद से अपना रिसर्च कर ले, उसके बाद ही कोई ट्रेडिंग डिसीजंस या फिर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले। तो इसमें आपका बजाज ऑटो का नाम आ रहा है क्योंकि इसने रिसेंटली सीएनजी बाइक भी लॉन्च किया था जो कि एक रिवोल्यूशन ला सकता है। उसके बाद अगर हम केमिकल सेक्टर की बात करें तो इंसेक्टिसाइड्स इंडिया है, चंबल फर्टिलाइजर, इसको बेनिफिट मिल सकता है। और रिसेंट में आपने एफएमसीजी का भी सुना होगा कि उसका भी रीरेटिंग हो रहा है और फिर से ये सारे स्टॉक्स तेजी में आ सकते हैं। तो यहाँ पे कोलगेट, पामोलिव, इमामी है। इसके अलावा भी और कंपनी को आप फोकस कर सकते हैं जो कि आपका HUL है। विनिएबल थीम में बहुत सारे कंपनीज हैं लेकिन यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो गया है, तो वैल्यूएशन सब कुछ को देखते हुए आपको डिसीजन लेना है, जिसमें आपका टाटा पावर आता है और भी बहुत सारे कंपनीज आते हैं, सब यहाँ पे एज ए रेफरेंस के रूप में। तो आंध्र प्रदेश थीम में पहला नाम आ रहा अमराजा बैटरीज का। और जो अभी जो गवर्नमेंट है टीडीपी का, इसमें इसके जो मैनेजमेंट टीम है वो काफ़ी पॉलिटिकल एक्टिव पहले थे, अभी नहीं है, लेकिन अच्छा रिलेशन है करंट गवर्नमेंट के साथ, तो इससे इसको डायरेक्टली बेनिफिट मिल सकता है। इसके अलावा केसीपी है, एनसीएल इंडस्ट्रीज है, केएनआर कंस्ट्रक्शन है, हेरिटेज फूड है, अवंती फीड्स है और नेटको फार्मा। तो इन सबको बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि अगर इसको स्पेशल पैकेज मिलेगा तो उसको डेवलपमेंट के रूप में खर्च करा जाएगा और डेवलपमेंट के रूप में खर्च करा जाएगा, तो इन सारे कंपनीज को बेनिफिट मिल सकता है। तो फिर से बता रहा हूं कि इसको इन्वेस्टमेंट के रूप में नहीं लेना है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो खुद से अपना रिसर्च कर लीजिएगा। इसके अलावा सिर्फ यहीं पे कहानी खत्म नहीं होता, कुछ और सेक्टर पे आपको फोकस करने की जरूरत है, जिसमें आपका इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आता है। क्योंकि पता ही है कि करंट गवर्नमेंट का एम है कि इंडिया में सेमीकंडक्टर पे फोकस करा जाए, और जैसे ही सेमीकंडक्टर इंडिया में स्टार्ट हो जाएगा तो इन सारे कंपनीज को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर उसमें थोड़ा लेट भी होता है फिर भी इंडिया में पता ही है कि एप्पल अपना प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, सैमसंग बनाना स्टार्ट कर दिया, और भी बहुत सारी कंपनीज प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करेगी, तो जिससे डिक्सन, अंबर, काइंस, इन सब को बेनिफिट मिल सकता है। और अगर हम इसके वैल्यूएशंस की बात करें तो ग्लोबल जो भी कंपनीज हैं उनके मुकाबले वैल्यूएशंस बहुत कम है। अगर हम ग्लोबल की बात करें तो इसका है 76 बिलियन और यहाँ पे है आपका 6.6 बिलियन, यानी 13 टाइम्स कम है। तो 13 टाइम्स छोड़ दीजिए, अप्रॉक्सीमेटली इसका हाफ 6 टाइम्स तो जरूर ग्रोथ देखने को मिलेगा। और 6 गुना भी अगर ये इंक्रीज होता मार्केट कैप के हिसाब से तो आपको मिनिमम 6 टाइम्स टू 10 टाइम्स का ये रिटर्न आसानी से दे सकता है। तो अभी भी हमारा जो टॉप की कंपनीज है उसी में ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, तो छोटे कंपनीज में और ग्रोथ आएगा। तो इसमें आपको क्वालिटी स्टॉक्स फाइंड करके इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी फोकस कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है मेक इन इंडिया वाला, उससे भी इन सारे कंपनीज को इंसेंटिव भी मिलता है और डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मल्टीपल बेनिफिट भी मिलता है। तो यहाँ पे हमने कुछ इमेज यूज करा है, अगर आपको स्टॉक्स क्लैरिटी के साथ नहीं दिख रहे हैं तो आप हमसे फोटो मांग सकते हैं कमेंट करके, मैं आपको लिंक शेयर कर दूंगा, तो जो भी हमने यहाँ पे पिक्चर यूज करा है वो आप तक पहुंच जाएगा। और सिर्फ यही सारे स्टॉक्स नहीं, और भी बहुत सारे स्टॉक्स और सेक्टर बजट से बेनिफिट हो सकते हैं। तो जो जो इंपॉर्टेंट लगा और जिसको डायरेक्टली मेजर बेनिफिट हो सकता है वो चीज़ हमने शेयर करा है। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि और कोई सेक्टर और स्टॉक जिसको बेनिफिट मिल सकता है, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी हमारा ये वीडियो कैसा लगा वो भी आप हमें बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा। सो दैट्स ऑल, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।